A very good morning to all my students. Let's start the today's class with our chapter Sustainable Management of Natural Resources. लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ये देखा था कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कैसे जंगलों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। उनको बस जंगल एज ऑब्जेक्ट लगते हैं। उनको बस ये लगता है कि जंगल सिर्फ रॉ मटेरियल निकालने के लिए है, जंगल सिर्फ लकड़ी काटने के लिए है, जंगल सिर्फ वहाँ पर पाए जाने वाले जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो पेड़ हैं, सिर्फ उनके लिए है और पेड़ों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स के लिए है। ओके, या फिर जंगल उन जंगली जानवरों के लिए, इंडस्ट्रीज़ को उन उन जंगली जानवरों से भी बहुत मतलब होता है। जैसे लैक इंसेक्ट होता है, वो जंगलों में पाया जाता है, तो उससे लैक बनता है। लैक जो है वो ग्रीस वगैरह बनाने का काम में आता है। जो राइफल या बंदूकों में जो ग्रीस डाली जाती है वो लैक की बनती है। ओके, तो सिर्फ फॉरेस्ट के जो रॉ मटेरियल हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट फॉरेस्ट से मतलब रखते हैं। जब वो जंगल से पूरी तरह से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उस जंगल को वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसको वापस से उसमें ना पेड़ लगाते हैं ना कोई ऐसा रिन्यूएशन करते हैं ताकि वो जंगल वापस से उठ खड़ा हो सके। उस जंगल को वो बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, समझा था। अब आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे जो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है इसमें। तो चलिए मैं हर एक लाइन को स्टडी करके आपको उसका मतलब बताने की कोशिश करूँगा। लास्टली वी कम टू द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हु आर इन नो वे डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट बट हु मे हैव कंसिडरेबल से इन देयर मैनेजमेंट। देखिए, लास्ट में जो हमारे नेचर और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो नेचर और वाइल्ड लाइफ को बचा कर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो भले ही फॉरेस्ट वगैरह पे डिपेंड ना करते हों, लेकिन फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। ठीक है, कि जंगलों में जो जंगली जानवर हैं उनकी तादाद क्यों कम हो रही है, उनको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, वहाँ पर जो आदिवासी लोग रह रहे हैं तो वो जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो इन सब के मैनेजमेंट में ये जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, जो नेचुरल और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट होते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा पैसा और टाइम खराब होता है। ओके, द कंजर्वेशनिस्ट वर इनिशियली टेकन अप विद द लार्जर एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस। जो कंजर्वेशनिस्ट थे, मतलब जो जंगली जानवरों और पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो काम करते हैं जो लोग, तो ये लोग पहले बड़े बड़े जानवरों को बचाने की सोचते थे कि जो बड़े बड़े जानवर हैं जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गया, तो शेर, बाघ, हाथी और गैंडे, इन जैसे बड़े बड़े जानवरों को ये जो लोग हैं, जो नेचर लवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हैं, ये पहले ये बड़े बड़े जानवरों को बचाने की सोचते थे। बट उनको ये बात समझ में आई कि इन बड़े बड़े जानवरों को बचाने से पहले ये जानवर जिस जगह पर रहते हैं उसको बचाना पड़ेगा। ये जानवर रहते हैं जंगलों में, तो जब हम जंगलों को ही नहीं बचाएंगे तो इन जानवरों को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि जंगल जो है वो इन जानवरों का घर है। ओके, तो ये बारी बारी से हर तरह की बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान देने लग गए। ओके, दे नाउ रिकॉग्नाइज टू नीड द नीड टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एज अ होल। पहले तो वो बड़े बड़े जानवरों को बचाने के पीछे लगते थे, बट आज वो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के पीछे लगे हुए हैं। ओके, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी तभी तो ये जानवर बचे रहेंगे। ओके, बट शुडेंट वी रिकॉग्नाइज पीपल एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम। पर हम लोगों को, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग हैं वो भी फॉरेस्ट सिस्टम का पार्ट है। खासकर जो आदिवासी रहते हैं जंगलों में, वो भी एक फॉरेस्ट सिस्टम का ही पार्ट है। दे हैव बीन इनफ इंस्टेंसेस ऑफ लोकल पीपल वर्किंग ट्रेडिशनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे सामने आए हैं जब जो लोकल आदिवासी लोग रहते हैं जंगलों में, तो वो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं। जैसे जो बिश्नोईस कम्युनिटी थी जो वेस्टर्न राजस्थान में रहती थी, थार डेजर्ट के बॉर्डर में एक बिश्नोई कम्युनिटी रहती थी। ओके, तो उसकी लीडर थी अमृता बिश्नोई। ओके, तो इनके बारे में एक स्टोरी फेमस है कि इन्होंने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए अपनी पूरी जान लगा दी।
और इनफैक्ट इनकी जान भी चली गई उस चक्कर में। ओके, तो इन लोगों का, जो बिश्नोईज रहते थे, उनका मेन काम ही होता था फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा कर रखना। ठीक है, क्योंकि वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और मदर अर्थ उनके लिए रिलीजियस थे, उनके लिए पूजनीय थे। दीज नेचर लविंग पीपल हैव for centuries being conserving the flora and fauna to the extent of sacrificing their life to protect the environment। ये जो लोग थे, ये जो नेचर लविंग बिश्नोई कम्युनिटी थी, इन्होंने जंगलों को, वाइल्ड लाइफ को, जंगली जानवरों को और जंगल में रहने वाली पाई जाने वाली सारी चीज़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। दे आर लिविंग विथ बेसिक फिलॉसफी दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ राइट टू सर्वाइव। वो सिर्फ एक सिद्धांत पे चलते हैं जो बहुत ही मूल सिद्धांत है, बहुत ही बेसिक सिद्धांत है कि हर लिविंग थिंग को जीने का हक है, सरवाइव करने का हक है और रिसोर्सेज शेयर करने का हक है। ओके, रिसोर्सेज शेयर होने चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए। शेयरिंग और एक्सप्लॉइटेशन में अंतर ये है, शेयरिंग में आदमी एक के पास है तो दूसरा भी उसी से काम चला लेता है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है एक खरीदेगा, दूसरा भी खरीदेगा, तीसरा भी खरीदेगा। तो जहाँ पर एक चीज़ से 3 लोगों को काम हो सकता था, बट हर एक इंसान उस चीज़ को खरीद रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, शहरों में एक फैमिली है, एक फैमिली में 3 भाई हैं, तीनों एजुकेटेड हैं, तीनों कमाने लग गए, तीनों की सैलरी अच्छी है। तो ये नहीं कि एक फैमिली में रहते हुए एक कार ले लें बस। ओके, वो तीनों अपने लिए अलग अलग एक एक कार लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होता है इस तरह से। अब उस कार को बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल लगा, जितना लोहा लगा, प्लास्टिक लगा, तो वो रॉ मटेरियल फालतू वेस्ट हो गया। ओके, वेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि उतना रॉ मटेरियल किसी और के काम आ जाता। ओके, ये एक फैमिली जो है एक कार में काम चला सकती है, बट ये 3 कार इन्होंने खरीद ली तो पैसे का भी वेस्ट हुआ, रॉ मटेरियल्स का भी वेस्ट हुआ, और साथ ही साथ जो तीनों कार अलग अलग पोल्यूशन करेंगी तो एनवायरनमेंट का वेस्टेज तो सबसे बड़ा है। ओके, वो तो हो ही रहा है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड एन अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नेशनल अवार्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का बना दिया है, जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किसकी याद में? अमृता देवी बिश्नोई की याद में, जो जिन्होंने 1731 में अपना जीवन गंवा दिया था। ठीक है, खेजड़ी के पेड़ होते थे, जोधपुर राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इन खेजड़ी के पेड़ों को काटा जाता था बहुत तादाद में। तो रेगिस्तान में ये वैसे भी कम पाए जाते हैं, और जितने पाए जाते थे उनको भी काट दिया जाता था। तो इन पेड़ों को बचाने के लिए ये अमृता देवी बिश्नोई ने अपना जीवन जो है वो दांव पे लगा दिया था। तो 1731 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके नाम पर इंडिया में अवार्ड दिया जाता है वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन का, जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। ओके, स्टडीज़ है, ये देखिए यहाँ पर खेजड़ी का पेड़ दिख रहा होगा आपको फिगर 16.3 में, ये खेजड़ी का पेड़ है। ओके, इसी को बचाने के लिए इन्होंने अपना जीवन जो है वो गंवा दिया था। स्टडीज़ हैव शोन दैट द प्रिजुडाइस अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट एरियाज हैज़ नो बेसिस। तो स्टडीज़ ने ये बताया है कि जो पक्षपात होता है, ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज़ को ट्रेडिशनल यूज़ करने में, उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, मतलब हमें फॉरेस्ट के रिसोर्सेज से पक्षपात नहीं करना चाहिए। ओके, हियर इज़ एन एग्जांपल, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंटेन्स within its reserved area alpine meadows which were grazed by the sheep in summer। तो क्या होता है, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े चारागाह हैं, बहुत बहुत सारी घास वहाँ पर उगती है। तो जो लोकल गडरिए वगैरह होते हैं, जो शीप्स, जिनके पास भेड़ें होती हैं, जिनके पास बकरियाँ होती हैं, तो वो उस नेशनल पार्क में अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जाते थे घास वगैरह खाने के लिए। तो क्या हुआ कि उनकी बकरियां आराम से वहाँ पर घास खाती थी, उनकी भेड़ें जो हैं आराम से घास खाती थी। बट जब ये नेशनल पार्क में ये जो शेफर्ड्स थे, ये जो चरवाहे थे, इनका जाना वर्जित हो गया, जब इनका जाना रेस्ट्रिक्टेड हो गया, जब ये नहीं घुस सकते थे, स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था इनको, इनके जानवरों को नेशनल पार्क में
किसी भी तरह के घास वगैरह खिलाने के लिए। ओके, तो क्या हुआ कि वो जो घास उगती थी वहाँ पर, वो इतनी बड़ी बड़ी होने लग गई कि वो झुक करके अपने ही प्लांट्स के ऊपर गिर जाती थी, जिससे उसके प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे रुकने लग गई। तो आप देख सकते हैं कि नेचर जो चीज़ दे रही है उसमें जो बैलेंस बना हुआ है, उसको हम इंसान अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। जैसे अब जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, वहाँ पर अब कोई शीप या फिर गोट वगैरह नहीं अलाउड है घास चरने के लिए। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा है नेशनल पार्क वालों को कि वो घास वहाँ पर से धीरे धीरे गायब होने लगी। क्यों? क्योंकि वो बड़ी होकर के अपने प्लांट्स के ऊपर गिर जाती थी। ओके, तो उसके प्लांट्स जो छोटे छोटे घास के पौधे थे वो ख़त्म होने लगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When this national park was formed, this practice was put to an end. Now it is seen that without the regular grazing by the sheep, the grass first grows very tall, घास बहुत लंबी हो जाती थी, एंड देन फॉल्स ओवर प्रिवेंटिंग फ्रेश ग्रोथ। अब जो नए नए छोटे छोटे पौधे हैं उसके ऊपर गिर जाती थी, तो वो छोटे छोटे पौधे भी ख़त्म हो जाते थे। ओके, मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज बाय कीपिंग द लोकल पीपल आउट और बाय यूजिंग फोर्स कैनॉट पॉसिबली बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ का मैनेजमेंट करना अच्छी बात है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं, जो जंगल वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसके एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना एक बहुत अच्छी बात है। पर ये बिना लोकल पीपल के यूज़ के ये पॉसिबल नहीं है। लोकल पीपल का जो लोकल नॉलेज है, जो आसपास के एरिया का नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। वो ये बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पेड़ों को लगाया जाता है, ठीक है, कौन कौन से पेड़ उगाए जाते हैं, कौन से जहरीले होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, किस पेड़ को उगने में कितना टाइम लगता है। तो लोकल पीपल्स का जो नॉलेज है वो सबसे अच्छा होता है। ओके, तो लोकल पीपल के नॉलेज को हमें इंक्लूड करना चाहिए हमारे कंजर्वेशन प्रोग्राम में। ओके, इन एनी केस द डैमेज कॉज टू फॉरेस्ट कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू ओनली द लोकल पीपल। जो जंगलों में नुकसान होता है, जंगल जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो वो सिर्फ वहाँ रहने वाले लोकल लोगों की वजह से नहीं हो रहे हैं। कि आपको लगे कि लोकल लोग जो वहाँ रहते होंगे, जो आसपास के गांव वगैरह में रहते होंगे, वो पूरा का पूरा जंगल काट डाला उन्होंने, नहीं, सिर्फ उनकी वजह से नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी ज़रूरतों के कारण और बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, लंबी लंबी रोडें हैं, डैम्स वगैरह बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो जंगलों से आता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो इन रॉ मटेरियल को यूज़ करके डैम्स वगैरह बनाती हैं, रोड्स बनाती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में लेती हैं, तो ये इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट वगैरह से ही अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करती हैं और फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ओके, द डैमेज कॉज्ड इन दीज रिजर्व्स बाय टूरिस्ट और द अरेंजमेंट्स मेड फॉर देयर कन्वीनियंस इज़ टू बी कंसिडर्ड। तो जो डैमेज होता है, ये जो फॉरेस्ट के रिज़र्व हैं, मतलब जंगल जहाँ जहाँ बचे हुए हैं, ठीक है, टूरिस्ट वगैरह भी काफ़ी डैमेज करते हैं। कैसे डैमेज करते हैं? आएंगे, चिप्स के पैकेट फेंक देंगे, बॉटल वगैरह फेंक देंगे, तो आसपास जो जानवर वगैरह हैं वो अगर उस पॉलीथीन के पैकेट को खा लेते हैं तो उनके गले में वो पॉलीथीन अटक जाती है और कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जब टूरिस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़राब होती है। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट ह्यूमन इंटरवेंशन हैज़ बीन वेरी मच अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इंसान अगर जंगलों से छेड़छाड़ करना बंद कर दे तो जंगलों का भला हो जाएगा। ओके, तो जंगलों का जो भी आज लैंडस्केप देखने मिलता है, जो भी जंगल हमें देखने मिलते हैं, वो इंसानों की करतूतों के कारण, इंसानों की करामातों के कारण है। ओके, या इंसानों के काम के कारण है। what has to be managed in the nature and what may be the extent of this intervention। जो नेचर है, जो जंगल है, उसमें क्या चीज़ मैनेज करनी चाहिए और किस हद तक मैनेज करनी चाहिए और किस हद तक हस्तक्षेप करना चाहिए एक कंजर्वेशनिस्ट को मैनेज करने के लिए।
वो सारी चीज़ें तो अपने हाथ में ले नहीं सकता, लेकिन किन किन चीज़ों को उसको अपने हाथ में लेकर के सही करनी चाहिए वो हमें जानना है। ओके, फॉरेस्ट रिसोर्सेज ought टू बी यूज्ड इन अ मैनर दैट इज़ बोथ इन्वायरमेंटली एंड डेवलपमेंटली साउंड। जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं वो इस तरह से इस्तेमाल किए जाने चाहिए, जंगलों का इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो जंगलों को नुकसान ना पहुँचे और जंगलों का डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होता रहे। ऐसा नहीं है कि वो जंगल डिग्रेड होने लगे, जंगल वहाँ से ख़त्म होने लगे, जबकि जंगलों का डेवलपमेंट होने लगे। ओके, इन अदर वर्ड्स, वाइल द एनवायरनमेंट इज़ प्रिजर्व्ड, द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन गो टू द लोकल पीपल। दूसरे शब्दों में बोले तो इन्वायरमेंट भले ही प्रिजर्व्ड हो, जो बेनिफिट्स होते हैं एक्सप्लॉयटेशन, कंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन के, वो लोकल पीपल को ही मिलते हैं। ओके, अ प्रोसेस इन विच डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन गो हैंड इन हैंड। जहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिसेंट्रलाइज रहती है, मतलब एक जगह सेंटर नहीं रहता इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन जो है और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे? इकोनॉमी बढ़ेगी तभी तो सरकार इकोलॉजी वगैरह पे ध्यान दे पाएगी। अगर इकोनॉमी ख़राब होगी तो सरकार को भी लगेगा अरे पहले अपने लोगों पे ध्यान दो, बाद में इकोनॉमी पे ध्यान देना। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। ओके, द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वी वांट विल अल्टीमेटली डिफाइन वेदर द एनवायरनमेंट विल बी कंजर्व्ड और फर्दर डिस्ट्रॉयड। अब जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है जिस तरह से हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दें, यानी शहर ही शहर बना दें हर जगह, मतलब इंडिया अमेरिका जैसा हो जाए, ठीक है, तो हर जगह शहर ही शहर बस जाए, तो उसका हमें बहुत बड़ा हमारे इन्वायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक हर्जाना चुकाना पड़ेगा, हमें बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। ओके, हमारे हमारे को नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो फिर इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, जो जंगली जानवर वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसके। ओके, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा। द एनवायरनमेंट मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज प्रिस्टीन कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ इस नज़रिए से ना देखा जाए कि यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। इट इज़ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटी दैट ऑफर्स अ रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अवर यूज़। ये ना केवल प्लांट्स और एनिमल्स का घर होता है, बल्कि कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ या कुछ ऐसे बिजनेस रिसोर्सेज का या कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज का ये जो जंगल है वो घर होता है कि वो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज के बिना इंडस्ट्री जो है वो नहीं चलेगी। We need to use these resources with due caution for our economic and social growth। हमें इन रिसोर्सेज का बहुत ही संभल कर, बहुत ही सलीके से, बहुत ही दिमाग से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे पूरी हो सकें। अगर हम एक साथ पूरे रिसोर्सेज का यूज़ कर लेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन को हमें कोई भी चीज़ मतलब आगे आने वाली जनरेशन को कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। ओके, हम कोई भी चीज़ उन्हें नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। वी नीड टू कंसिडर इफ द गोल्स ऑफ ऑल द अबव स्टेक होल्डर्स विथ रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट आर द सेम। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जितने भी हमने स्टेक होल्डर पढ़े, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हों, चाहे वो वहाँ रहने वाले लोकल लोग हों, कोई भी स्टेक होल्डर हो। स्टेक होल्डर मतलब जो फॉरेस्ट से अपने रिसोर्सेज का कुछ ना कुछ शेयर ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, जो फॉरेस्ट को डायरेक्ट एज अ रिसोर्स ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो forest resources are often made available for industrial use at rates far below the market value, while these are denied to the local people। अब जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ओके, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ कुल मिलाकर कहाँ से चल रही हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो हैं वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं। ओके, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज मार्केट वैल्यू से बहुत सस्ते में इंडस्ट्रीज़ को मिल जाते हैं, तभी फॉरेस्ट से डायरेक्ट वो अपने रिसोर्सेज या अपने रॉ मटेरियल्स फॉरेस्ट से ही डायरेक्ट वो लेना पसंद करती। बट इस चक्कर में फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं इंडस्ट्रीज़।
चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको का मतलब ट्रीज़ को हक कर लेना, पेड़ों को हक कर लेना। ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि पेड़ों की कटाई ब्रिटिशर्स बहुत तेज़ी से कर रहे थे। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने क्या किया, हर एक पेड़ को पकड़कर चिपक गए। उन्होंने ये बोला सीधा सीधा कि पहले आपको हमें काटना पड़ेगा पेड़ को काटने से पहले। ओके, तो द चिपको आंदोलन वॉज द रिजल्ट ऑफ ग्रास रूट लेवल एफर्ट टू द एंड टू एंड द एलियनेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम देयर फॉरेस्ट। तो जो चिपको आंदोलन था वो जंगलों को बचाने के लिए था। ओके, और वहाँ रहने वाले लोगों को भी बचाने के लिए था। ठीक है, द मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन अ रिमोट विलेज कॉल्ड रेनी इन गढ़वाल। ये मूवमेंट कहाँ से चालू हुआ था? एक गांव था जिसका नाम है रेनी। ये गढ़वाल हिमालय में है, ये नॉर्थ इंडिया में है। ओके, हाई अप इन द हिमालयाज ड्यूरिंग द अर्ली 1970s। ये एक बात है 1970s के शुरुआत की। देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स एंड अ लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर हु हैड बीन अलाउड टू फेल ट्रीज इन द फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज। ये जो डिस्प्यूट हुआ था, ये जो क्या बोलेंगे, मतभेद हुआ था, ये जो लड़ाई हुई थी, ये किसके किसके बीच में हुई थी? ये लोकल विलेजर्स यानी वहाँ गांव वालों के बीच में और एक लकड़ी काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, जो लकड़ी काटने वाला कॉन्ट्रैक्टर था वो ट्रीज़ को काट देता था। ओके, जो भी गांव के पास वाले पेड़ थे उन पूरे पेड़ों को काट देता था। एक दिन क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर थे वो गए पेड़ों को काटने के लिए, जैसे हमेशा की तरह जाते थे उसी तरह गए। बट वहाँ पर जो गांव वाले थे उन्होंने क्या किया, जो गांव खासकर जो गांव की औरतें थीं वो पेड़ों को पकड़ करके पेड़ों को हक कर एकदम चिपक गई पेड़ों से, हक कर लिया पेड़ों को। ओके, और बोला कि आप अगर पेड़ को काटोगे तो उसके पहले हमें काटना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से ये आंदोलन चालू हुआ और इतना तेज़ी से फैला कि पूरे इंडिया में धीरे धीरे ये चिपको आंदोलन चलने लगा। ओके, इनहेरेंट इन सच अ कॉम्पिटिशन टू कंट्रोल अ नेचुरल रिसोर्स इज द कंजर्वेशन ऑफ रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। इतने तगड़े कंपटीशन के बीच में मैं सिर्फ यहाँ पर जो लाइन है वो उसका इम्पोर्टेंट एक पार्ट है वो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो रिप्लेनिशेबल रिसोर्स का कंजर्वेशन से आता है। ओके, मतलब जो नए नवेले रिसोर्स हैं, जो एकदम मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाऊँ तो हमें उन रिसोर्सेज को बचा कर रखना है जो बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रहे हैं। बस मैं यही ये बोलना चाहूँगा कि जो रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं उनको बचा कर रखना है, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है। ठीक है, स्पेसिफिकली द मेथड ऑफ यूज़ वॉज बींग कॉल्ड इन टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले या पर्टिकुलरली जो यूज़ करने का मेथड था कि जंगलों से रॉ मटेरियल्स को कैसे यूज़ किया जाए, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है। ओके, क्यों? क्योंकि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जंगल ख़राब होंगे, कम यूज़ करेंगे तो हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होगी। ओके, तो यूज़ करें तो करें कैसे? द कॉन्ट्रैक्टर वुड हैव फेल्ड द ट्रीज डिस्ट्रॉइंग देम फॉर एवर। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बड़े बड़े पेड़ों को झट से काट दे रहा था या काट देता और उनको पूरी तरह से लाइफ टाइम के लिए ख़त्म कर देता। ओके, एक पेड़ को ग्रो करने के लिए दसों साल लग जाते हैं बट उसको काटने के लिए कुछ घंटे ही काफ़ी होते हैं। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि पेड़ों को उगाने के लिए जितना समय लगता है वो उनको काटने के लिए बिल्कुल भी नहीं लगता। तो जिस रफ्तार से पेड़ उगते हैं उससे 50 गुना ज़्यादा रफ्तार से वो काटे जाते हैं। ओके, तो इसीलिए धीरे धीरे जंगलों का एरिया जो है वो ख़त्म हो रहा है। The communities traditionally lop the branches and pluck the leaves। कम्युनिटीज़ ने क्या किया, अपने ट्रेडिशनल तरीके से ब्रांचेस को छील दिया और पत्तियों को तोड़ दिया। ठीक है, पत्तियों को तोड़ करके हटा दिया। अलाउइंग द रिसोर्सेज टू रिप्लेनिश ओवर द टाइम, जिससे जो लकड़ी मिली वो धीरे धीरे रिप्लेनिश होती रहेगी। ओके, द चिपको मूवमेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द कम्युनिटीज एंड मीडिया एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू होम द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू रीथिंक देयर प्रायोरिटीज़ इन द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो चिपको मूवमेंट था वो पूरे इंडिया में फैल गया धीरे धीरे और वो गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने लगा और उन लोगों पर प्रेशर बनाने लगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह पर। ठीक है,
कि आप फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ों के बारे में सोचिए, फॉरेस्ट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन मत करिए, फॉरेस्ट की कटाई मत करिए। एक्सपीरियंस हैज़ टॉट पीपल दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्टेड नॉट जस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड सोर्सेज ऑफ वाटर। तो जो एक्सपीरियंस अभी तक जो मिला है लोगों का, वो ये कहता है कि अगर फॉरेस्ट को ऐसे ही तबाह किया जाता रहा, ऐसे ही बर्बाद किया जाता रहा, तो जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हमें आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे लकड़ी की चीज़ें मिल जाती हैं, फल वगैरह मिल जाते हैं, वो हमें आसानी से नहीं मिलेगा। ओके, तो इसीलिए हमें फॉरेस्ट को बचा करके रखना है। बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड द रिसोर्स सोर्सेज ऑफ वाटर, तो इसके साथ साथ हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो फॉरेस्ट से हमको मिलते थे, उसके साथ साथ हमें सॉइल की अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, कोई भी पेड़ होता है तो उसके नीचे जो मिट्टी रहती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहती है। कैसे? पेड़ की पत्तियां झड़ती हैं तो वो जा कर के ज़मीन में ही गिरती हैं, और ज़मीन में वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से डिकम्पोज कर दी जाती हैं, तो पत्ती में जो न्यूट्रिशन था वापस से किस में चला जाता है? मिट्टी में। तो कुल मिलाकर पेड़ जो है उसको न्यूट्रिशन की कमी जो है नहीं महसूस होती। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो है वो वापस आ जाता है। ओके, participation of the local people can indeed lead to the efficient management of forest। जो लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, तो लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन के से क्या होता है कि फॉरेस्ट आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। ओके, एंड एग्जांपल्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं कि कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जंगलों को बचाने के लिए। हालांकि हमारे इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा माननीय है। क्यों? क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है कि जंगलों को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये मदर अर्थ का दिया हुआ तोहफा है। ये जो हमारी धरती माँ है उसका दिया हुआ तोहफा है ये। ओके, तो इन फॉरेस्ट को बचा कर रखना चाहिए। In 1972, the West Bengal Forest Department recognized its failures in reviving the degraded Sal forest in the southwestern district of the state। तो जो साउथ वेस्ट बंगाल था, तो वहाँ पर साल के पेड़ उगते थे। ठीक है, साल एक पेड़ का नाम है। तो साल के पेड़ उगते थे, इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती। तो जो साल के पेड़ उगते थे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता था, इनको रिवाइव नहीं करता था, मतलब उन पेड़ों को काटने के बाद दोबारा से वो पेड़ लगाता नहीं था वहाँ पर। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे साल के पेड़ जो है वो वहाँ से गायब होने लगे, क्योंकि नए प्लांट तो लगाए ही नहीं जा रहे थे। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सर्विलेंस एंड पॉलिसिंग हैव लेड टू अ कंप्लीट एलियनेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, रिजल्टिंग इन फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड विलेजर्स। तो जो ट्रेडिशनल मेथड होने चाहिए सर्विलेंस के और पॉलिसिंग के, तो उस वो ट्रेडिशनल मेथड ना होने के कारण लोग जो हैं पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से अनजान है कि जंगलों को बचाने का क्या फ़ायदा होता है, जंगल क्यों नहीं काटने चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों से लोग अनजान है गांव के, रिजल्टिंग इन फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड विलेजर्स। तो जिसके कारण क्या होता है, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो जंगलों में ऑफिशियल्स रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट रेंजर हो गया, डीएफओ हो गया, तो ये लोग जो हैं ये इनके और वहाँ रहने वाले लोगों के बीच में, गांव के लोगों के बीच में या जंगल में रहने वाले लोगों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉरेस्ट एंड लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन वर ऑल्सो मेजर फैक्टर इन फ्यूलिंग द मिलिटेंट पीजेंट मूवमेंट लेड बाय नक्सलाइट्स। तो ये जो नक्सलाइट्स वगैरह पैदा होते हैं, इनका मेन उद्देश्य ही यही रहता है कि जो हमारे जंगल को बर्बाद करेगा, जो जंगलों को नुकसान पहुंचाएगा, हम उनको बर्बाद कर देंगे। तो नक्सलिट्स का तो फंडा ही यही चलता है। मध्य प्रदेश में कई जगह है, जैसे छत्तीसगढ़ जो हमारा मध्य प्रदेश के नीचे स्थित है, वहाँ पर रायपुर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नक्सलाइट्स रहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली the department changed its strategy, making a beginning in the Arabari forest range of मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की एक अराबरी फॉरेस्ट रेंज है, तो उसको ये बनाने में लग गए। ओके, वहाँ पर जो पेड़ जो उग नहीं रहे थे अच्छे से, तो धीरे धीरे प्लांट्स को न्यूट्रिशन दे करके या दूसरे दूसरे तरीक़ों से वहाँ पर प्लांट्स को उगाया जाने लगा। हियर एट द इंस्टेंस of a far-seeing forest officer, A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of 1272
हेक्टेयर्स बैडली डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट। ओके, तो जो AK बनर्जी थे और कुछ गांव वाले मिल करके इस प्रोग्राम को, इस प्लान को इतना ज़्यादा उन्होंने सक्सेसफुल किया कि जो साल पेड़ वहाँ पर ख़त्म होने लगे थे, जो साल के ट्री वहाँ पर ख़त्म होने लगे थे, उनको वापस से वो वहाँ पर लगाने लग गए। इन रिटर्न फॉर हेल्प इन प्रोटेक्शन विलेजर्स वर गिवन एम्प्लॉयमेंट इन बोथ सिल्वीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस। तो इसके रिटर्न में, इसके बदले में विलेजर्स को वहाँ पर नौकरी दी गई, ठीक है, और कुछ हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस में भी उनको जॉब दी गई। 25% जो फाइनल हार्वेस्ट होता था वो क्या किया जाता था, वो भी इनको दिया जाता था, किनको, जो वहाँ रहने वाले लोग होते थे। एंड अलाउड फ्यूल वुड एंड फॉर्डर कलेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ द नॉमिनल फ़ी। तो बहुत ही कम पैसे में उनको फाइनल हार्वेस्ट मिल जाता था। ओके, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कम पैसे में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था, ठीक है। 25% ऑफ द फाइनल हार्वेस्ट एंड अलाउड फ्यूल वुड एंड फॉर्डर कलेक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल फ़ी। ओके, बहुत ही कम पैसे दे करके उनको फ्यूल वुड वगैरह, फॉर्डर वगैरह आसानी से अवेलेबल हो जाती थी। विद द एक्टिव एंड विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी, एक बार लोकल कम्युनिटी जंगलों को बचाने में जुट गई तो हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है, क्योंकि हम जंगलों को उनसे अच्छा नहीं जान पाते। वो जंगलों में पूरे टाइम अपना जीवन बता देते हैं और जंगलों को बहुत अच्छी तरह से जानने लगते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने ये कवर करने की कोशिश की है। ओके, एक लाइन यहाँ पर हमारी रह गई, उसको भी कवर कर देता हूँ मैं। With the active and willing participation by local community, the Sal forest of Arabari underwent a remarkable recovery। जो साल के पेड़ धीरे धीरे साउथ वेस्ट बंगाल में खराब हो रहे थे या फिर वहाँ पर काटे जा रहे थे बहुत तेज़ी से, तो उनको वापस से रिकवरी मिल गई। वो पेड़ धीरे धीरे लगाए जाने लगे, धीरे धीरे वो पेड़ जो है वो ग्रोथ करने लगे, और बाई 1983 तक अ प्रीवियसली वर्थलेस फॉरेस्ट वॉज वैल्यूड रुपीज़ 12.5 करोड़। जो पुराना उजड़ा हुआ साल का जंगल था वो अब साढ़े 12 करोड़ रुपए जनरेट करने लगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे जो उजड़े हुए जंगल हैं उनमें भी हम पेड़ लगा करके पैसे कमा सकते हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसे दे सकते हैं। उससे दो चीज़ें होंगी, पेड़ हम लगाएंगे तो जंगल में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है, और उन पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलेगी जिनको बेचकर हमें पैसे आएंगे। ओके, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये जानेंगे कि पानी कैसे ज़रूरी है हम लोगों के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स। जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ पूछते रहिए, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो, प्लीज़ कई बार पूछिए। ओके, सो आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम्स। ओके, सो बी सेफ। थैंक यू सो मच।